पिछले वीडियो 1962 मोसाद चैप्टर 1 स्काईफॉल ऑन इजराइल में आपने देखा कि कैसे इजिप्ट मिसाइल प्रोजेक्ट ने इजराइल की रातों की नींद उड़ा दी। अल जफार और अल कहर को लॉन्च करने के बाद इजिप्ट को पुनः सहायता देने का काम जर्मन साइंटिस्ट ने किया, जिसकी वजह से मोसाद ने कोवर्ट मिशंस को अंजाम देने का काम किया। इन कोवर्ट मिशंस में मोसाद का साथ आर्मी इंटेलिजेंस अमान ने दिया। शुरुआत के समय मोसाद को कुछ सफलता मिली। जर्मन साइंटिस्ट जो इस मिसाइल प्रोजेक्ट में शामिल थे उन्हें न्यूट्रलाइज करने का काम मोसाद का था। डॉक्टर हेंस क्रूग को न्यूट्रलाइज करके मोसाद को अच्छी शुरुआत मिली। डॉक्टर हेंस क्रूग से मोसाद को सभी साइंटिस्ट की जानकारी मिली। ज्यादातर साइंटिस्ट द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी ऑफिसर रह चुके थे। यह बात मोसाद को ज्यादा ट्रिगर कर रहा था और इसलिए उन सभी साइंटिस्ट को न्यूट्रलाइज करना जरूरी था। प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गेरोन ने इस कोवर्ट मिशन में मोसाद का साथ देने के लिए अमान को चुना। अमान इजराइल का मिलिट्री इंटेलिजेंस था। इजिप्ट की राजधानी में एक इजराइल जासूस को तैयार किया गया। उस जासूस का नाम था वॉल्फगैंग लॉर्ड्स। वॉल्फगैंग लॉर्ड्स ने इजिप्ट में रह रहे तमाम जर्मन साइंटिस्ट की जानकारी मोसाद को दी। उन साइंटिस्ट को खत्म करने के लिए मोसाद ने लेटर बॉम्ब को तैयार किया। कुछ हद तक मोसाद को इसमें कामयाबी भी मिली, परंतु आगे के कई कोवर्ट ऑपरेशंस में इजराइल को असफलता का सामना करना पड़ा। इस असफलता के पीछे के कारण थे मोसाद और अमान के बीच आपसी मतभेद। मोसाद चीफ आइजर हरेल और अमान चीफ मेजर जनरल मीर आमिर एक दूसरे को बातों बातों में नीचा गिराने लगे। इनमें से आइजर हरेल का अहंकार मिशन को मुश्किल में डाल रहा था। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अहंकार में अंधे होकर वह उन मोसाद एजेंट्स को मिशन से बाहर निकालने लगे जो उनकी योजना से सहमत न थे। उन्होंने मोसाद के सबसे अनुभवी और सफल एजेंट राफी इथेन को इस मिशन से बाहर निकाल दिया। इस वजह से मोसाद के 2 ऑपरेशंस असफल साबित हुए। समस्या यह थी कि असफलता का विश्लेषण करने के बजाय वह अनैतिक कदम उठाने में उतारू हुए। मोसाद का काम था जर्मन साइंटिस्ट को उस तरीके से मारना जिससे उनके खिलाफ कोई सबूत ना रह जाए। लेकिन अपने असफलता से त्रस्त होकर आइजर हरेल ने मीडिया द्वारा कुछ सबूत को प्रस्तुत किया, जिसमें यह बताया गया कि जर्मन साइंटिस्ट इजिप्ट को मिसाइल निर्माण में सहायता दे रहे हैं। उनके इसी हरकत ने इजिप्ट को और पूरी दुनिया को मौका दे दिया मोसाद को एक्सपोज करने का। उसके बाद जो हुआ वो आपको इस भाग में पता चलेगा। आइजर हरेल को मोसाद के डायरेक्टर पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसी के 2 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गेरोन का अपने पार्टी के लीडर्स के साथ मतभेद हुआ और वह अपने पद से इस्तीफा दे बैठे। उनकी जगह इजराइल के प्रधानमंत्री पद पर लेवी एशकॉल को चुना गया। रही बात मोसाद के डायरेक्टर पद के चुनाव की, तो अमान चीफ मेजर जनरल मीर आमिर को इस पद के लिए चुना गया। मीर आमिर को ऐसे वक्त में मोसाद का डायरेक्टर बनाया गया जब मोसाद अपने बुरे दौर से गुजर रहा था। पूरे डिपार्टमेंट का मनोबल गिरा हुआ था। करीब 9 महीने में इजिप्ट ने 4 मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया। मीर आमिर ने मोसाद को फिर से ऑर्गेनाइज करने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने मोसाद को सुझाव दिया कि जर्मन साइंटिस्ट को मारने के बजाय इजिप्ट मिसाइल प्रोजेक्ट में चल रही गतिविधि पर ज्यादा ध्यान दे। लेकिन अंदर ही अंदर मोसाद के कुछ एजेंट्स उस वक्त भी पार्सल बॉम्ब के मेथड को वापस अपनाने लगे। 25 सितंबर 1963 डॉक्टर कार्ल डेबोश के घर पार्सल बॉम्ब पहुंचा, लेकिन उसमें भी फेलियर के अलावा मोसाद को कुछ भी नहीं मिला। मोसाद के उन एजेंट्स को समझाते हुए मीर आमिर ने कहा, जरूरी नहीं कि मिशन को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। जरूरी है हर पहलू को समझना और उसके बाद हर फैसले पर पुनः विचार करके काम करना। मीर आमिर ने मिशन को वापस बेसिक लेवल से शुरू किया। प्राथमिकता थी मिसाइल प्रोजेक्ट के तमाम डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर्स की चोरी करके वापस आना, जिसे आने वाले वक्त में सही फैसला लिया जाए और मिशन को एग्जीक्यूट किया जाए। आगे जाकर अगस्त 1964 से दिसंबर 1966 तक मोसाद ऑपरेटिव्स ने इजिप्ट के तमाम एम्बेसी, म्यूनिक के इंफ्रा ऑफिस और इजिप्ट ऑफिस में 56 बार चोरी की और करीब 30,000 डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित इजराइल पहुंचाया। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करके मोसाद को इतना तो पता चल गया था कि अब आगे क्या करना है। मोसाद को ऐसे ऑपरेटिव की जरूरत थी जो इजिप्ट के मिसाइल प्रोजेक्ट में अंदर घुसकर उनके इंटेलिजेंस के नाक के नीचे से तमाम इंफॉर्मेशन को एकत्र कर इजराइल तक पहुंचाए। इस काम के लिए मोसाद का एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट सामने आया जिसका नाम जंक्शन था। इस डिपार्टमेंट ने जवाबदारी ली सबसे मुश्किल काम की, जिसमें उनका काम था इस ऑपरेशन को अंजाम देना, जो था मिसाइल प्रोजेक्ट के तमाम जानकारी को एकत्र करना। क्या मोसाद अपने पुराने गलतियों को पीछे छोड़कर आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाएगा? क्या मीर आमिर कमजोर पड़ चुकी मोसाद में नई ताकत भर पाएंगे? जानने के लिए देखिए हमारे आज के वीडियो 1962 मोसाद पार्ट 2 द अरब डाइस को।
अप्रैल 1964 जंक्शन के ऑपरेशन को लीड करने के लिए मीर आमिर ने राफी इथेन को पेरिस भेजा। इस नए कोवर्ट मिशन में जंक्शन को किसी भी तरह की सफलता नहीं मिल रही थी। इसके पीछे दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण था जर्मन साइंटिस्ट पर इस्तेमाल किए गए लेटर बॉम्ब, जिसकी वजह से वह सतर्क हो गए और अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूर्व नाजी ऑफिसर हरमन वेलेंटीन को चुना। हरमन वेलेंटीन की सिक्योरिटी के सामने मोसाद लगातार असफल हो रही थी। दूसरा कारण मोसाद के पूर्व डायरेक्टर आइजर रेरेल और उनका फैलाया हुआ रायता था। मोसाद को अब जरूरत है ऐसे मछली की जो उनकी सहायता करे उन जर्मन साइंटिस्ट के खिलाफ। मोसाद के इस काम को आसान करने के लिए सामने आए जंक्शन का कोऑर्डिनेटर अब्राहम अवितोफ और राफी इथेन की मुलाकात मई 1964 पेरिस में हुई। मोसाद का टारगेट था जर्मन साइंटिस्ट को इस मिसाइल प्रोजेक्ट से दूर करना। इसके लिए जरूरी था उन्हीं के बीच किसी एक मूल को इस्तेमाल कर उन्हें तहस नहस करना। अब्राहम और राफी इथेन के बीच हुई वार्तालाप में अब्राहम ने नाजी आर्मी के ऑफिसर ओटो स्कोर्सेनी का नाम लिया। ओटो स्कोर्सेनी द्वितीय विश्व युद्ध के समय अडोल्फ हिटलर का बहुत ही खास आदमी था। ओटो का नाम लेते ही अब्राहम ने कहा, ओटो स्कोर्सेनी हमारे काम आ सकता है, लेकिन एक समस्या है। ओटो स्कोर्सेनी नाजी का हाई रैंक वर्माट ऑफिसर था और साथ ही साथ अडोल्फ हिटलर के कई सारे महत्वपूर्ण मिशंस को कमांड भी किया। अब्राहम की बात सुनकर राफी इथेन पूछ बैठे, तो क्या तुम सचमुच में इस ओटो को हमारे लिए रिक्रूट करना चाहते हो? अब्राहम ने जवाब दिया, रिक्रूट करना तो चाहता हूं, मगर बात यह है कि वो कट्टर नाजी था और एसएस मेंबर भी। वैसे ओटो स्कोर्सेनी इस कहानी का सबसे मुख्य पात्र है, तो आइए समझते हैं ओटो स्कोर्सेनी के बारे में। ओटो स्कोर्सेनी एक कट्टर नाजी ऑफिसर था और कई सारे यहूदियों का अपराधी भी। वह ऑस्ट्रियन नाजी पार्टी का सदस्य था। वर्ष 1935 27 वर्षीय ओटो ऑस्ट्रिया के एसएस यूनिट को ज्वाइन किया। वहां उसने बड़ी तरक्की की और कम समय में वो स्पेशल ऑपरेशन यूनिट का हेड बना। ओटो द्वितीय विश्व युद्ध के समय एलाइड फोर्सेस के लिए चिंता का विषय था। ओटो ने यूके प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, यूएसएसआर के जोसेफ स्टैलिन, यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और यूएस जनरल वाइट डी हाइजेनओवर को मारने के लिए प्लान भी तैयार किया था। अलाइड फोर्सेस के इंटेलिजेंस का मानना था कि ओटो स्कोर्सेनी वाज द मोस्ट डेंजरस मैन इन यूरोप। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और इसके परिणाम की बात करें तो अडोल्फ हिटलर और एक्सिस पावर का भी अंत हुआ। बात करें नाजी फौज की तो बड़ी संख्या में ऑफिसर्स को वॉर क्राइम के लिए सजा मिली। ओटो स्कोर्सेनी को भी युद्ध अपराध का दोषी ठहराया और जेल की सजा मिली। हालांकि कुछ एसएस यूनिट मेंबर्स के मदद से ओटो जेल से भागने में कामयाब हुआ। ओटो स्कोर्सेनी ने स्पेन में शरण ली। वहां स्पेन में अपना संपर्क बढ़ाया। बड़े से बड़े बिजनेसमैन और दुनिया के कुछ फासिस्ट लीडर्स के साथ अपना रिलेशन मजबूत किया। यहां तक इजिप्ट में काम कर रहे तमाम जर्मन साइंटिस्ट के साथ अपना संपर्क बनाया। एक बात और जो सबसे महत्वपूर्ण था, और वो था जर्मन साइंटिस्ट के सिक्योरिटी इंचार्ज हरमन वेलेंटीन और ओटो स्कोर्सेनी के बीच का संबंध। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ओटो हरमन का सुपीरियर ऑफिसर था। ओटो स्कोर्सेनी को अपने साथ शामिल करने के लिए राफी इथेन तैयार हो गए, यह बात जानते हुए कि वो एक नाजी ऑफिसर था और न जाने कितने मासूमों की मौत की वजह था। फिर भी अपने जज्बात को पीछे छोड़ इस नतीजे पर पहुंचे। हो सकता है कि लोग, खास करके इजराइल में रह रहे लोग, उन्हें माफ ना करें, लेकिन ओटो जैसे जल्लाद की मदद से इजिप्ट मिसाइल प्रोजेक्ट रुक जाए और लाखों यहूदियों की जान बच सकती है। इस वक्त राफी इथेन के लिए इमोशनल होना कम और प्रैक्टिकल होना ज्यादा जरूरी था। ओटो स्कोर्सेनी तक सीधा पहुंचना सही नहीं था, इसलिए मोसाद ने सबसे पहले उनकी वाइफ तक पहुंचना सही समझा। ओटो की पत्नी इल्से वॉन फिनकेनस्टीन उम्र 45 साल होने के बावजूद भी बेहद आकर्षित लगती थी। इल्से की जानकारी जर्मन मोसाद ऑपरेटिव राफेल मेडन ने एकत्र की। राफेल का मुख्य किरदार होने वाला था इस ऑपरेशन में। जानकारी के अनुसार इल्से के कजिन हाल्मा शास्ट एक वक्त के जर्मन के वित्त मंत्री थे। इल्सा की जान पहचान वेटिकन इंटेलिजेंस के साथ थी। दोनों पति पत्नी के बीच उदार संबंध थे, हालांकि उनका कोई बच्चा न था। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। इल्से बहुत ही ज्यादा आकर्षित लगती थी। अपने आकर्षण को कायम रखने के लिए हर 2 साल वह स्विट्जरलैंड जाती थी हार्मोनल ट्रीटमेंट के लिए। इल्से से मिलने के लिए मोसाद ने राफेल को ही चुना।
राफेल, जो एक यूरोपियन था और काफी हैंडसम भी था, अपने बातों से वो किसी से भी अपना काम करवा लेता। इल्से और राफेल की मुलाकात जुलाई 1964 आयरलैंड में हुई। राफेल ने अपने परिचय इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री के कर्मचारी के तरीके से बताया। वह इंटरनेशनल टूर पर निकला था। बहामास डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में शामिल इल्से को राफेल ने मदद का ऑफर किया। बस फिर दोनों की मीटिंग खत्म हुई। इल्से ने राफेल को अपने फार्म हाउस के पार्टी में आने का न्योता दिया। फिर इसी तरह करीब 2 महीने तक दोनों की मुलाकात यूरोप के अलग अलग जगहों पर हुई। 7 सितंबर 1964 दोनों की फिर से मुलाकात हुई स्पेन की राजधानी मैड्रिड के क्लब में। दोनों अब खुलकर मित्र की तरह एक दूसरे से बात करते। दोनों उस वक्त स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर रहे थे। बातों बातों में राफेल ने इल्से से कहा कि इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री से उनके कुछ दोस्त यूरोप में हैं और वो ऑटो स्कॉर्सेनी से कुछ जरूरी काम से मिलना चाहते हैं। इल्से ने राफेल को कोऑपरेट किया। वैसे कोऑपरेट करने के पीछे डर भी बड़ा कारण था, और वो डर था मोसाद। ठीक 4 साल पहले मोसाद ने नाज़ी के सबसे बड़े मिलिट्री ऑफिसर अडोल्फ आइकमैन को अर्जेंटीना से पकड़ा और इजराइल में लाने का काम किया। दूसरा कारण था यहूदियों की बढ़ती ताकत। ऑस्ट्रिया के हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर साइमन विंस्टेल ने विश्व भर में एक बड़े कैंपेन को बढ़ावा दिया, जो था दुनिया भर से नाज़ी हंटर को पकड़कर न्यायपूर्वक सजा दिलवाना। ऑटो स्कॉर्सेनी भी मोसाद के इस लिस्ट में शामिल थे। अगली सुबह इल्से ने राफेल को बताया कि उनके पति इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों से मिलने को तैयार हैं। राफेल ने यह बात अवराम अहितोफ को बताई। उसी शाम एक होटल में मीटिंग फिक्स हुई। राफेल और अवराम होटल पहुंचे। वहां दोनों स्कॉर्सेनी और इल्से से मिले। अवराम अवितोफ के लिए यह मीटिंग बड़ी मुश्किलों से भरा था। इस मीटिंग में उनके सामने नाज़ी का एक बड़ा जल्लाद बैठा था और वो उसे मार भी नहीं सकते थे। अवराम के लिए उस वक्त मिशन से बढ़कर कुछ भी ना था। मीटिंग में अवराम और स्कॉर्सेनी के बीच द्वितीय विश्व युद्ध की तो कभी वेस्टर्न और मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स के बारे में बातचीत होती। थोड़ी बहुत इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्या ऑटो स्कॉर्सेनी क्रिसलैंड प्रोग्राम में थे। अपना बचाव करते हुए स्कॉर्सेनी ने बताया कि और भी कई सारे नाज़ी ऑफिसर शामिल थे, लेकिन सारा का सारा ठेकरा उन्हीं के सर पर फोड़ा गया। स्कॉर्सेनी ने शिकायत करते हुए कहा कि क्रिसलैंड प्रोग्राम में वो नहीं थे, फिर भी साइमन विंस्टेल उनके जान का दुश्मन बना हुआ है। आखिर में स्कॉर्सेनी इस लंबी बहस से थक कर बोले, अच्छा बताओ, क्या है तुम्हारा बिजनेस प्लान जो तुम मेरे साथ साझा करना चाहते थे। अवराम को लगा कि अब बात को गोल गोल घुमाने से अच्छा है कि सच बता दिया जाए। कड़क शब्दों में अवराम ने कहा, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, ना ही मैं इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री से आया हूं, मैं इजराइल इंटेलिजेंस सर्विस से आया हूं। वो तो मुझे लग ही रहा था। अब मेरा शक सही निकला। अपने आने की वजह बताओ। देखो, मैं सीधी बात करना चाहूंगा। हम तुमसे कुछ खास जानकारियां चाहते हैं। खास जानकारी? पता था आप लोगों का मेरे पास आना साफ साफ बताता है कि जो काम आप मुझसे करवाना चाहते हैं वो जरूर बहुत ही खास मकसद से होगा। हाँ, बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारी सुरक्षा का सवाल है। मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं, आपको तमाम जरूरी जानकारी भी दूंगा, मगर साफ साफ बताइए, जो आप कहना चाहते हैं वो कह दीजिए। इसकी कीमत होगी। हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। मैं चाहता हूं कि इस काम के बदले आप मेरा नाम मोसाद के हिट लिस्ट से हटा दें, साथ ही साथ मुझे मेरे सही नाम से ऑस्ट्रियन पासपोर्ट भी बना कर दें। मुझे इस बात का भरोसा दिया जाए कि मुझे आगे कोई खतरा नहीं होगा। मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, मैं आपको अपना फैसला सुनाने में देरी नहीं करूंगा। उसके बाद अवराम और स्कॉर्सेनी अलग हुए। अवराम ने मीटिंग की रिपोर्ट्स को मोसाद डायरेक्टर मीर आमिर तक पहुंचाया। मीर आमिर भी स्कॉर्सेनी को अपने साथ इस मिशन में जोड़ना चाहते थे, लेकिन वो भी बहुत दुविधा में थे। एक नाज़ी ऑफिसर के साथ काम करना मोसाद के नैतिक पक्ष में होगा या अनैतिक पक्ष में? इस दुविधा को दूर करने के लिए वे इजराइल के प्रधानमंत्री लेवी एशकॉल के पास पहुंचे। प्रधानमंत्री लेवी एशकॉल ने इस प्रश्न के निर्णय की जिम्मेदारी मोसाद के सीनियर ऑफिसर्स पर छोड़ दिया। वह सीनियर ऑफिसर्स हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स थे। उन सभी ऑफिसर्स ने स्कॉर्सेनी को मिशन में साथ जोड़ने की अनुमति दी। अगर एक नाज़ी ऑफिसर इजराइल को बचाने के लिए मोसाद का साथ देने के लिए तैयार हो तो उसमें कोई गलत बात नहीं। फिर क्या, मिशन को हरी झंडी मिल गई। फिर भी एक और शख्स था जिसे स्कॉर्सेनी के विषय में अवगत करवाना मोसाद के लिए बहुत जरूरी था, और वो शख्स थे साइमन विंस्टेल। साइमन विंस्टेल तो जैसे हाथ धोकर ऑटो स्कॉर्सेनी के पीछे पड़ गए। अब मोसाद के लिए जरूरी था साइमन को समझाने की कि वह स्कॉर्सेनी का पीछा छोड़ दे।
अक्टूबर 1964 राफेल मेडन और साइमन विंस्टल की एक दूसरे से मुलाकात हुई। राफेल ने साइमन को इजिप्ट मिसाइल प्रोजेक्ट के बारे में बताया और मोसाद क्यों और कैसे इस प्रोजेक्ट को रोकना चाहती है इसकी जानकारी भी दी। राफेल ने इस मिशन में स्कॉर्सेनी की जरूरत को बताते हुए साइमन से आग्रह किया कि वह उसे अपने हंटिंग लिस्ट से बाहर निकाल दे। साइमन ने इस बात को मानने से साफ साफ मना कर दिया। वह बोल पड़े, वो एक नाज़ी है और युद्ध अपराधी है। मोसाद उसे जाने दे सकता है परंतु मैं नहीं। मैं उसे अपने लिस्ट से नहीं काट सकता। कुछ दिन बाद राफेल ने स्कॉर्सेनी से कहा कि मोसाद ने सारी शर्तों को स्वीकार लिया परंतु साइमन विंस्टल ने अपने लिस्ट से उनका नाम नहीं निकाला। यह सुनकर स्कॉर्सेनी थोड़ा सा निराश हुए। अब वक्त आ चुका था आगे की योजना को अंजाम देने का। प्लान यह था कि स्कॉर्सेनी को इजिप्ट में काम कर रहे जर्मन साइंटिस्ट को यह बात पहुंचाना होगा कि वह नाज़ी के एसएस और वर्मार्ट के लोगों को एकत्र कर एक नए जर्मनी का निर्माण करने वाले हैं। आसान भाषा में कहें तो नए साम्राज्य की शुरुआत करने वाले हैं। इसके लिए वह तमाम साइंटिस्ट को लेकर एक फैंटम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। यह ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण वर्मार्ट शपथ के साथ होगा। उन तमाम साइंटिस्ट को नए जर्मनी मिलिट्री फोर्स के निर्माण के बारे में कहा जाएगा। साथ ही साथ गुप्त तरीके से इजिप्ट मिसाइल प्रोजेक्ट के सारे इंफॉर्मेशन और रिसर्च पेपर मांग लिए जाएंगे। यह प्लान था मोसाद का। परंतु इसके साथ साथ एक और बेहतरीन प्लान की पेशकश हुई जो अयतोफ और स्कॉर्सेनी की तरफ से हुई। इस मास्टरमाइंड प्लान के अनुसार जर्मन साइंटिस्ट के सिक्योरिटी ऑफिसर हरमन वेलेंटीन पर मुख्य ध्यान रखा जाएगा। हरमन वेलेंटीन के पास इजिप्ट मिसाइल प्रोजेक्ट की जानकारी सबसे ज्यादा थी। फिर क्या, दोनों छल पूर्वक हरमन को फंसाने की योजना बनाई। योजना के अनुसार स्कॉर्सेनी हरमन को समन करेंगे एक पार्टी इनविटेशन के लिए। मैड्रिड में वह अपने सबऑर्डिनेट्स को इनवाइट किया जो द्वितीय विश्व युद्ध में उनके साथ थे। योजना अनुसार काम हुआ। हरमन ने इनविटेशन को स्वीकार किया। कुछ दिनों बाद हरमन मैड्रिड आ पहुंचे। मोसाद के खर्चे पर स्कॉर्सेनी ने एक लग्जूरियस होटल में पार्टी का आयोजन किया। हरमन और स्कॉर्सेनी दोनों मिले। दोनों ने साथ में पार्टी का आनंद लिया। अपने उन दिनों की बात की जब वह युद्ध में नाज़ी के लिए लड़ रहे थे। काफी देर तक बातचीत के बाद स्कॉर्सेनी को लगा कि प्लान के दूसरे चरण को एग्जीक्यूट करने का वक्त आ चुका है। वह बोल पड़े, मेरा एक खास दोस्त है जो MI6 में ऑफिसर पद पर है। उसे तुम लोग द्वारा चल रहे इजिप्ट मिसाइल प्रोजेक्ट में बड़ी रुचि है। वो इजिप्ट जाना चाहता है। क्या तुम उसकी मदद करोगे? हरमन थोड़े चिंता भरे स्वर में बोले, MI6 ऑफिसर, क्या इसमें मोसाद का कोई लेने देना तो नहीं? गुस्से से तिल मिलाए स्कॉर्सेनी बोल पड़े, होश संभाल कर बात करो हरमन। तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो? अपने सुपीरियर ऑफिसर से ऐसा कैसे बात कर सकते हो तुम? आई एम सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। बात दरअसल यह कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमें सावधान रहना पड़ता है। इट्स ओके हरमन, मैं तुम्हारे समस्या को समझ सकता हूं। फिर दोनों की मीटिंग खत्म हुई, लेकिन फिर भी हरमन का शक दूर न हुआ। जिस MI6 ऑफिसर की बात स्कॉर्सेनी कर रहे थे वो एक मोसाद एजेंट था और उसका नाम हैरी बराक था। कुछ दिनों बाद हैरी बराक और हरमन की मुलाकात हुई, लेकिन हरमन इस MI6 ऑफिसर से खास प्रभावित नहीं थे और इस मुलाकात का कोई नतीजा न निकला। फिर हरमन और स्कॉर्सेनी की दोबारा मुलाकात हुई। स्कॉर्सेनी ने अपनी अगली चाल चली। स्कॉर्सेनी ने बताया कि उनका MI6 दोस्त ने हरमन के प्रमोशन का समाचार भेजा है। वह बहुत जल्द उनका प्रमोशन होगा। यह खबर सुनकर हरमन वेलेंटीन बहुत खुश हुए। उठकर तुरंत ही वे हेल हिटलर बोल पड़े और स्कॉर्सेनी का बहुत बहुत आभार प्रकट किया। अपने प्रमोशन की खबर सुनकर वे MI6 ऑफिसर के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए। स्कॉर्सेनी अपने पहले चाल में कामयाब हो गए। कुछ ही दिन में स्कॉर्सेनी ने इजिप्ट मिसाइल प्रोजेक्ट में काम करे जर्मन साइंटिस्ट को, जो द्वितीय विश्व युद्ध में नाज़ी के वर्मार्ट ऑफिसर थे, उन्हें मैड्रिड बुलाया। सभी साइंटिस्ट ने इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और वेलेंटीन के साथ मैड्रिड के लिए रवाना हुए। स्कॉर्सेनी ने अपने घर में बड़े पार्टी का आयोजन किया था। अपने मेहमानों का स्वागत बड़े शानो शौकत से किया। महंगे शराब सिगार से उन्हें इंप्रेस किया। महंगे भोजन का प्रबंध भी किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई राजा अपने मित्रों का स्वागत कर रहा हो। वैसे इन पूर्व नाज़ी ऑफिसर के स्वागत का सारा खर्चा मोसाद उठा रहा था। यानी बकरे को हलाल करने से पहले उन्हें चारा दिया जा रहा था। सभी लोग आपस में देश विदेश राजनीति के विषय में बात कर रहे थे। हर बार उनकी बात इजराइल पर आकर अटकती थी। मोसाद के एजेंट्स सीक्रेटली उनके बात को सुन रहे थे। धीरे धीरे बड़े ही चालाकी से स्कॉर्सेनी ने इजिप्ट मिसाइल प्रोजेक्ट के विषय को लेकर आए। जरा सा भी मेहनत न लगा स्कॉर्सेनी को उन साइंटिस्ट को अपने जाल में फंसाने में। हरमन और सभी साइंटिस्ट ने एक एक करके प्रोजेक्ट की जानकारियां दी, प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस भी बताया और यहां तक रिसर्च वर्क्स के बारे में भी बताया।
अपने डिपार्टमेंट की जानकारी भी दी और वो तमाम गुप्त जानकारी भी दी जो मोसाद के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था। आखिर स्कॉर्सेनी ने अपना काम सफलतापूर्वक कर ही दिया। मोसाद के लिए सच में यह नाजी ऑफिसर काम का निकला। ओटो स्कॉर्सेनी ने इजराइल को सच में बचाने का काम कर ही दिया। स्कॉर्सेनी की मदद से मोसाद को इजिप्ट मिसाइल प्रोजेक्ट के अंदर तक की जानकारी मिली। मीर आमिर ने कई सारे मेथड्स तैयार किए इस प्रोजेक्ट को अंदर से तोड़ने के लिए। उनमें से एक था कई सारे जर्मन साइंटिस्ट को लेटर भेज के प्रोजेक्ट से बाहर निकालने के लिए धमकाना। मोसाद ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट को और खंगाल कर देखा तो पता चला कि प्रोजेक्ट में इजिप्ट इंटेलिजेंस गुप्त तरीके से जर्मनी के फ्रीबर्ग में स्थित हेलिक एयरक्राफ्ट और रॉकेटरी फैक्ट्री से कुछ वर्कर्स को रिक्रूट करने वाले थे। 9 दिसंबर 1964 की सुबह मेंबर ऑफ नेसेट साइमन पियर्स और राफेल मैडन ने मोसाद की ऑफिस से तमाम डॉक्यूमेंट्स एकत्र करवाई। ये डॉक्यूमेंट्स में वह इंटेलिजेंस रिपोर्ट प्रस्तुत थे जो मोसाद ने स्कॉर्सेनी, हरमन वैलेंटीन और अन्य साइंटिस्ट से मिले थे। इन तमाम रिपोर्ट्स को लेकर साइमन पियर्स रवाना हुए वेस्ट जर्मनी के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री फ्रांस जोसेफ स्ट्रॉस से मिलने। स्ट्रॉस को यह तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट दिया और उन्हें इस बात की जानकारी दी कि किस तरह इजिप्ट जर्मन साइंटिस्ट द्वारा मिसाइल का निर्माण करवा रहा था। साइमन पियर्स ने स्ट्रॉस से स्पष्ट शब्दों में कहा, हमें आप पर और आपकी सरकार पर कोई शक नहीं, परंतु इस बात पर रोशनी डालना चाहेंगे कि आपके पीठ के पीछे आपके कुछ साइंटिस्ट हमारे सबसे बड़े शत्रु की सहायता कर रहे हैं। स्ट्रॉस ने साइमन पियर्स की मदद करने का फैसला किया। स्ट्रॉस ने जर्मन एरोस्पेस इंडस्ट्री के सबसे नामी शख्स लुडविग बेल्को को बुलाया। बेल्को अपने रिप्रेजेंटेटिव को हेलिक साइंटिस्ट के पास भेजा और साथ ही साथ इंजीनियर्स के पास भी भेजा और उनको साफ साफ सूचना भी दी कि कोई भी इजिप्ट में जाकर मिसाइल प्रोजेक्ट में काम नहीं करेगा। अगला स्टेप बेल्को ने लिया जिसमें उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव को इजिप्ट भेजा साइंटिस्ट से मिलने। उन साइंटिस्ट को वापस जर्मनी बुलाया गया। एक एक करके सभी साइंटिस्ट प्रोजेक्ट छोड़कर जर्मनी जाने लगे और जुलाई 1965 तक प्रोजेक्ट हेड वॉल्फगैंग पिल्स ने भी प्रोजेक्ट छोड़ दिया। इजिप्ट मिसाइल प्रोजेक्ट पूरी तरह से बंद हो गया। आखिर में मोसाद ने इजराइल को सबसे बड़ी मुसीबत से बचा लिया। एस्पिनाज के इन 3 साल के लंबे खेल में मोसाद ने कई परेशानियों को झेला, परंतु अंत में सफलता हाथ जरूर लगी। मीर आमिर ने आते ही मोसाद को सफलता जरूर दी, लेकिन एक बहुत बड़ा लेसन मोसाद को सिखाया और वो था जरूरत के समय कभी कभी अपने दुश्मन को भी साथ जोड़ लेना चाहिए जब लक्ष्य हमारे क्षमता से दूर हो। लेकिन हां, सहायता दे रहे उस शत्रु के लगाम को कसना भी हमें आना चाहिए। ओटो स्कॉर्सेनी को ही इसका उदाहरण मान लीजिए। तो दोस्तों, यह कहानी थी मोसाद के सबसे हैरत अंगेज मिशन की। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। और हां, डबल एजेंट्स के लाइफ को जानने में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर विजिट करें। ऐसे वीडियोस पर कंप्लीट रिसर्च शायद ही आपने किसी चैनल में देखे होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में सत्य, साहस और ज्ञान की शोध में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।